नमस्कारम एवरीवन। इस वीडियो में जैसे आपने टाइटल देखा होगा, सदगुरु के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जिसमें मैंने 4 या 5 घटनाएं बताई थी जो सदगुरु के बचपन में उनके साथ हुई थी। और आई होप कि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज की जो दो घटनाएं मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। किस रिस्पेक्ट में है, किस संदर्भ में है, वो मैं घटनाएं बताने के बाद आपको समझाऊंगा। कोशिश रहेगी बात रख पाऊं जो मैंने सोची है। तो दो घटनाएं हैं। पहली घटना तो ये है कि जब सदगुरु फार्मिंग करते थे, मतलब उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ने के बाद फार्मिंग करने लगे थे। तो जहाँ पर वो फार्मिंग करते थे, जिस जगह पर, उस जगह पर उन्होंने अपने साथ एक व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ था जो फार्मिंग का काम करता था। मतलब जो किसान था एक तरीके से, और हल जोतना वगैरह वगैरह ये सारी चीजों का वो ध्यान रखता था। तो सदगुरु बताते हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा सा शायद सुनने में उसको कुछ परेशानियां थी, और बहुत तेज चिल्लाना पड़ता था उस तक आवाज पहुंचाने के लिए। और उसको ज्यादा मतलब नहीं रहता, सुनाई नहीं देता, तो आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते बहुत सारी चीजों की तरफ। तो कहते हैं कि वो थोड़ा डम्ब टाइप का ही था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आ, वो सुबह सुबह ही जो है बैल तैयार करने लगा और हल वगैरह तैयार करने लगा। तो सदगुरु ने उसको देखा और फिर आसमान की तरफ देखा। बोलते हैं कि मैंने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, तू तू ये हल और बैल तैयार करके खेतों में की तरफ क्यों जा रहा है? तो वो कहता है कि आज बारिश होगी, पक्का होगी। तो सदगुरु को उसके ऊपर पहले से ज्यादा भरोसा नहीं था। तो सदगुरु थोड़ा ऐसी मजाक मजाक में ही बोल देते चलो ठीक है। फिर सदगुरु कहते हैं कि उस दिन बारिश होती है। फिर सदगुरु उस समय अपने युवा, उसमें युवा की बात भी कहूँ चाहे अब, तो चाहे पूरे जीवन की बात करें, वो कहते हैं कि मेरे को एक झटका सा लगा है। मेरे को थोड़ा हम्म, थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस आदमी को पता चल गया कि आज बारिश हुई है। इस सेंस में कि उसको कैसे पता चल सकता है कि बारिश हुई है, और मेरे को कैसे पता नहीं चल सकता कि आज बारिश होगी? तो ऐसा क्या देखा उस व्यक्ति ने ये ये समझने के लिए कि आज बारिश होगी या नहीं होगी? सदगुरु कहते हैं उसके बाद, बोलते हैं कि मैंने हाथ एटमॉस्फेयर में हाथ रख के ह्यूमिडिटी फील करने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी। और कहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद मैं भी उस स्तर पर पहुंचा जहां पर मैं 90 to 95% तक बता देता हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब उन्होंने अपने अंदर ये चीज कैसे डेवलप करी, इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दूसरी घटना भी सुनाता हूँ। एक बार जैसे कि आपको मालूम है कि सदगुरु हमेशा और हमेशा अपने युवापन में, जब वो थे, तो उस समय वो बाइक बहुत ज्यादा चलाते थे, बहुत ज्यादा। कहते हैं कि आई यूज टू लिव ऑन माई बाइक। मतलब 3 3 4 4 दिन तक राइडिंग ही चल रही है। जंगलों में घूम रहे, जंगलों में घूमने का बहुत शौक था। तो कहते हैं कि एक बार जंगलों में ही राइडिंग चल रही थी हमारी, अकेले थे वो। कहते हैं कि मैंने पिछले 10 12 घंटे से पानी नहीं पिया होगा, कुछ ऐसा। मतलब बहुत ज्यादा जोर से उनको प्यास लगी थी। बोलते पानी की तलाश में मैं इधर उधर घूम रहा था। तो थोड़ी देर के बाद, भटकने के बाद, हालत मतलब बेहोशी वाली होने लगी थी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करा और ये देखा कि मेरे बॉडी के मतलब जो मेरे हाथ के बाल थे वो एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे थे। सारे के सारे जो बाल हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे थे। तो सदगुरु कहते हैं कि जब मैंने उस डायरेक्शन में थोड़ी खोजबीन करी, थोड़ा देखा उस डायरेक्शन में जाकर, तो वहां पर एक जगह पानी था। और सदगुरु कहते हैं फिर जैसे मैंने पानी देखा, वो मतलब जमीन के ऊपर पानी पड़ा होता, रेत के ऊपर पानी था। तो वो कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि मैं वहां गया और वो सारा पानी मैंने मुंह से पिया। डायरेक्टली मुंह से पिया, हाथ से नहीं पिया। कहते हैं कि उस
पानी पीते हुए मेरे मुंह के अंदर कुछ रेत वगैरह भी चली गई थी। तो इस इंसिडेंट में सदगुरु ही कहते हैं कि आपकी बॉडी आपको आपके अगल बगल होने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे रही है। आपकी बॉडी रिसीव कर रही है उन चीजों को, लेकिन आप उनके प्रति कॉन्शियस नहीं है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है हमारे जैसे लोगों के लिए? सदगुरु तो खैर आपको कहोगे सदगुरु तो सदगुरु थे, उनके साथ तो ऐसा होना ही था। तो अगर आप उनकी लाइफ की बात करो तो वो कहते हैं कि जब वो 11 या 12 साल के थे तब उन्होंने अंग मर्दना सीख लिया था, और उसके साथ साथ वो योगासनास भी प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने 12-14 साल लगातार योगासनास और अंग मर्दना ये दोनों चीजें प्रैक्टिस करी, और फाइनली उनकी बॉडी जब उस लेवल पर आ गई थी कि वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करे, एनर्जीज को झेल सके, सो ही गॉट दी एक्सपीरियंस, और उसके बाद उनका जीवन ही पलट गया। तो कहते हैं कि आपको भी अगर अपने अंदर अपने सिस्टम को इस तरीके से बनाना है कि आप अगल बगल होने वाली सारी चीजों को, कम से कम अगल बगल होने वाली सारी चीजों को फील कर सके फील कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपनी बॉडी को तैयार करना है, और उसके लिए सदगुरु कहते हैं कि हठ योगा से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। जब हम लोग अभी अंग मर्दना के बाद योगासनास में सीखने गए थे, तो जो हठ योगा टीचर थे वो कहते हैं कि हठ योगा आपको उस स्तर पर लेके जा सकता है कि मानो आप एक कमरे में आए, और आपने कमरे में आके अपना हाथ ऐसे रखा, हाथ रखा कमरे में, हवा में हाथ रखा, और बिना आंख बंद करे आप ये बता सकते हो कि इस कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा है। बिना आंख खोले, आई एम सॉरी, बिना आंख खोले आप इस कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा है ये बता सकते हो। हठ योगा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको इस स्तर तक लेकर जा सकता है। तो हम लोगों ने योगासना सीखे, जो मैं आज की डेट में कर रहा हूँ वो है अंग मर्दना, योगासना, शांभवी और भूत शुद्धि। भूत शुद्धि में 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 7 7 मिनट लगते हैं। ये भी हठ योग के अंडर ही सिखाते हैं। वैसे तो सारी चीजें जितनी भी हम कर रहे हो सब भूत शुद्धि के लिए है, क्योंकि आपके एलिमेंट्स अगर प्योरिटी, उनका प्योरिटी लेवल हाई हो गया, तो आप अगल बगल होने वाली जितनी भी चीजें हैं या यूनिवर्स में होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से परसीव करेंगे। तो भूत शुद्धि, अंग मर्दना, योगासनास और शांभवी, ये पैटर्न फॉलो किया जाता है अगर आपको एक साथ करना है। तो शांभवी तो जनरली बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे, और अगर आप थोड़े और अच्छे स्तर पर जाना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि योगासनास जब से मैंने करे हैं तब से मेरी बॉडी अलग ही तरीके से बिहेव करने लगी है। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा टाइम अंग मर्दना को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें भी 40 से 45 मिनट जाते हैं। तो योगासना सीखे। योगासनास आर दी कोर ऑफ हठा योगा, और एक समय के बाद आपकी बॉडी भी इस स्तर पर आ जाएगी कि आप भी अब अगल बगल, कम से कम अगल बगल होने वाली चीज़ों को परसीव कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस ही है कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, मेरे सामने अगर कोई बात कर रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उससे आने वाली जो वाइब्रेशंस है जब वो बोल रहा है, आई कैन लिटरली फील देम थ्रू द एयर। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक टेबल पर बैठा हूँ, टेबल के ऊपर बैठा हूँ, और सामने कोई और बैठा है, तो मैं उस आदमी की जो वाइब्रेशन टेबल पर आ रही है बोलने की वजह से, टेबल में जो वाइब्रेशन आ रही है, आई कैन फील दोज वाइब्रेशंस समटाइम्स। समटाइम्स नहीं, काफी काफी बार होता है ये। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो हमें हठ योगा सिखाने आए थे, पहले दूसरे दिन उन्होंने हम सबके नाम लिख कर एक जगह रखे हुए थे, और पहली बार ये हम, अगर 30-40 लोग अगर कमरे में है मान लो, उनको हर किसी का नाम याद है, हर किसी का नाम याद है। ये कैसे हो रहा है? ये केवल उनकी साथ नहीं है जो हमें इनर इंजीनियरिंग सिखाने आए थे, उनको भी ऐसा ही था, उनको हमारे नाम याद है। ऐसा कैसे हो रहा है मुझे नहीं मालूम। एक साथ आप 40 लोगों के नाम याद करने के लिए बोलोगे जिनको आपने बस एक ही दिन देखा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है 40 के 40 लोगों के नाम याद रखना इतना आसान नहीं है, और आप गलत नहीं बोल रहे हो, परफेक्टली उनके नाम ले रहे हो। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को तैयार करा, बॉडी के साथ साथ माइंड। वैसे तो आपको एक बात बता दूं कि सदगुरु जो भी साधना पद्धति दे रहे हैं, वो आपके माइंड के साथ ज्यादा खेल नहीं खेलते हैं कि आप मेंटली ये एक्टिविटी करो या वो करो। वो कहते हैं कि अगर आपकी एनर्जी बॉडी
पर काम किया जाए, एनर्जी बॉडी भी छोड़ो, कि जो क्रियाएं आपको दी जा रही हैं क्रिया योगा में, जनरली हम लोग कुछ जो भी फॉलो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैंने जितना भी एनालाइज करा है, ये क्रिया योग के अंडर आ रहा है जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि हमें सब क्रिया ही दी जा रही है। तो वो कहते हैं कि क्रिया योगा की वजह से आप बॉडी के साथ एक्शन करते हो, बट वो एक्शन कैसे है कि वो एनर्जी लेवल पर काम करते हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जी राइज करेगी, वैसे वैसे आपका माइंड भी क्लियर होता जाएगा, और माइंड भी क्लियर होता जाएगा तो आप चीजों को उसी तरीके से परसीव करेंगे जिस तरीके से चीजें हो रही है। पहले से आप कंक्लूजन नहीं बना लोगे, आपके दिमाग में कचड़ा नहीं भरा हुआ रहेगा। अगर माइंड क्लियर है तो कचड़ा होगा ही नहीं, और फिर आप चीजों को उसी तरीके से देखोगे जिस तरीके से वो होती है। जैसे कि कई लोग कभी कभी जो जो वर्ड उनके दिमाग में चल रहा होगा वही पढ़ लेते हैं, सामने कुछ और भी लिखा हो तभी भी वो लोग वही पढ़ लेते हैं। आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहली से कोई इमेज बनी हुई है, हम उस इमेज से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें ऐसी करी जिसकी वजह से हमारे पर पढ़ते पढ़ते चढ़ती जा चुकी है। तो इनको धीरे धीरे हटाना है, यही भूत शुद्धि है एक तरीके से। अगर आप बहुत बेसिक लेवल की बात करो तो यही भूत शुद्धि है। तो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था कि जो लोग कोई भी साधना नहीं कर सकते ना, जिनके पास 10 मिनट का टाइम भी नहीं है, वो भूत शुद्धि सीख ले। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसमें। नहाना है सुबह सुबह, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर भूत शुद्धि हो जाएगा। हालांकि भूत शुद्धि के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, योग आसनास के ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी 1 महीना ही हुआ है, और अंग मर्दना के ऊपर मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। तो होपफुली अगले एक या अगले वीडियो शायद भूत शुद्धि और अकबरदना के ऊपर भी आएंगे। हालांकि सदगुरु श्री ब्रह्मा वाली डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है, उसके भी वीडियोस आएंगे, और ये वाले वीडियोस भी लगातार लगातार आते रहेंगे एक के बाद एक। सो आई होप कि जो बात मैं रखना चाहता था आपके सामने, हठ योगा प्रैक्टिस करें। हठ योगा का मतलब ये नहीं है कि आप हठ ही बन जाओगे, ऐसा नहीं है। योगासनास ही सीख लो बस, मजा आ जाएगा जिंदगी में। मतलब सोचा भी नहीं होगा कि भैया ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम रह सकते हैं। सो ये ही था आज के लिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।